हाँ जी। बताऊं फिर इस क्वेश्चन को जो कल दिया था मैंने, इसे सोल्व करवा देता हूँ। सोल्व करवा देता हूँ इसको। देखो, मैंने ये कहा था भाई, यहाँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के नॉट। इधर जाने पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, और एट पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पर के की वैल्यू है के नॉट प्लस ए एक्स। के नॉट प्लस ए एक्स। तो इसने हमसे पूछा था कि भाई, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बताएं। ये मैं एल मानूंगा, ये मैं डी लूंगा। ठीक। तो इसको सोल्व करना है हमने भाई, ध्यान से करना है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप इसमें एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करो। ये स्मॉल पोर्शन कंसिडर करो। ये इसकी चौड़ाई मानो डीएक्स, इसकी चौड़ाई डीएक्स मानो। तो ये जो पोर्शन है, पहले समझो इस पोर्शन को। यूं है जैसे ये पोर्शन इस तरीके से है। तो ये डीएक्स यूं है इधर, ये स्ट्रिप जैसे ये होगा, तो ये स्ट्रिप यूं ले ली मैंने। तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा मुझे, डीएक्स। जैसे इसका इसका एरिया निकल, स्मॉल एरिया डीए डीए निकालना पड़ेगा जैसे। तो इसका पहले डीसी निकालूंगा मैं। डीसी होगा के एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एरिया वाइज देखो इसका एरिया क्या बनेगा भाई। जैसे एक प्लेट ले ली मैंने, मान लीजिए प्लेट ले ली मैंने, ये एक बार मैं समझाने के लिए प्लेट बना देता हूँ। ये प्लेट ले ली, इसकी ये स्ट्रिप ले ली भाई, ये स्ट्रिप होगी। इसकी एक साइड तो होगी डीएक्स, और एक साइड होगी एल। मैंने स्क्वायर प्लेट मांगनी है, इसकी स्क्वायर प्लेट मान के चलूंगा मैं। तो ये कुछ यूं स्ट्रिप बनेगी, जैसे एक प्लेट यूं, ये प्लेट है ना, तो इसमें एरिया वाइज लूंगा मैं, एरिया वाइज। तो ये स्मॉल स्मॉल एरिया लेने पड़ेंगे मुझे, स्मॉल एरिया। तो एक एक साइड डीएक्स, एक साइड एल हो जाएगी। तो स्मॉल एरिया निकालने के लिए इस तरीके से सोचो आप इसको। स्मॉल एरिया होगा एल डीएक्स, एल डीएक्स बाई डी। तो ये जो स्ट्रिप्स है ना, इस तरीके से ना बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगे एरिया वाइज इसमें। यूं एरिया वाइज बहुत सारी स्ट्रिप्स मानी जा सकती हैं, यूं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो सारे एरिया वाइज अगर लोग है ना, तो ऑल स्ट्रिप्स विल बिहेव लाइक इन पैरेलल। ये पैरेलल में बिहेव करेंगी। पैरेलल बिहेव करें तो अरे की ये जो डीसी की वैल्यू है, ये ऐड हो जाएगी सबकी। डीसी 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 ऐड हो जाएगी। तो सबकी ये डीसी की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी एक की डीसी को इंटीग्रेट कर दो। सबकी डीसी डीसी पैरेलल में है, ऐड हो जाएंगी। तो किसी एक की स्मॉल कैपेसिटी की वैल्यू को इंटीग्रेट कर दो, टोटल आ जाएगी। इसमें के की वैल्यू भर लूंगा मैं पहले। के नॉट प्लस ए एक्स एप्सिलॉन नॉट एल डी एक्स ओवर डी। और इसको इंटीग्रेट करके टोटल निकाल लूंगा भाई मैं। इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लूंगा मैं पहले। जैसे एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी इंटीग्रेशन 0 to L के नॉट प्लस ए एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो डीसी का इंटीग्रेशन सी हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट एल ओवर डी। इसमें इंटीग्रेशन करोगे तो के नॉट तो बाहर, एक्स 0 to L ए बार एक्स स्क्र बाई 2 0 to L। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, ये उम्मीद करके कि आपको आता है इंटीग्रेशन। तो सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एल ओवर डी के नॉट इंटू एल प्लस ए एल स्क्र बाई 2, ए एल स्क्र बाई 2। यही बना मेरे ख्याल से। तो इसमें से एल जो भी कॉमन चीज है वो बाहर निकालो, एल बाहर आ जाएगी। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल स्क्र बाई डी के प्लस ए एल बाई 2। ऐसा कुछ आंसर बनता होगा। देखो, ये नॉन मेडिकल वालों के लिए दोनों क्वेश्चन, ये ना जो ये वाले क्वेश्चन दोनों नॉन मेडिकल वालों के लिए है। मेडिकल वालों के कोई चांस नहीं है, इनके दूर दूर तक भी चांस नहीं है मेडिकल वालों के। तो हाँ, नॉन मेडिकल के लिए है। चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरा और मेथड बता देता हूँ, दूसरे का मेथड बता देता हूँ। दूसरे का मेथड सुनो। उसमें क्या था कि इधर के नॉट था, इधर के बढ़ रहा था, और एक्स डिस्टेंस पर यहां कहीं के की वैल्यू दे रखी थी।
के नॉट प्लस ए एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, यूं यूं इस तरीके से। मान लो ये dx है, इसमें एरिया जो है ना, एरिया एरिया प्लेट के एरिया के बराबर होगा, प्लेट के एरिया के बराबर एरिया होगा इसमें। जो स्ट्रिप लोगे ना, वो जिस तरह ये चौड़ाई देखोगे तो इसका एरिया तो प्लेट के एरिया के बराबर होगा। ये जो dx है ना, ये डिस्टेंस के तौर पे काम आएगा। तो डीसी जब निकालोगे ना, डीसी, तो इसका ध्यान रखना है, डीसी होगा के एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर ओवर dx। ये डीसी होगा इसमें, डीसी। इसमें जो dx है वो डिस्टेंस के लिए तौर पे काम करेगा। डीसी पांडे की बजाय अगर आपने नेट की तैयारी करनी है नए पैटर्न पर, एररलेस ज्यादा बेटर बुक रहेगी, एररलेस ज्यादा बेटर बुक रहेगी भाई। देखो बाकी आपकी मर्जी है, मेरा सजेशन है और एनालाइज करके सजेशन है, कई साल के पेपरों को देखते हुए मैं बता रहा हूं। एररलेस ज्यादा प्रैक्टिस करवाएगी, अच्छी प्रैक्टिस करवाएगी नए पैटर्न पर। डीसी पांडे नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं उसको नए जो नया पैटर्न पिछले 3-4 साल से आने लग रहा है ना नेट में, उसके हिसाब से उसको करना चाहिए आपको, डीसी उसको एररलेस। अब इसमें ये डीसी आया, इसमें के की वैल्यू भरोगे आप, के नॉट प्लस ए एक्स एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर ओवर डी एक्स। तो इसमें क्या होगा, अब जो वैल्यूज है ना, जैसे इसमें डीसी डीसी जैसे इस तरह लूंगा मैं, इस तरह की स्ट्रिप कंसिडर करूंगा, तो ये सारी स्ट्रिप सीरीज में होंगी, ऑल दी स्ट्रिप्स विल बी इन सीरीज। तो नेट वैल्यू जो आएगी ना 1/c या 1/cs बोल दूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc के बराबर आएगा। तो यहां से 1/cs की वैल्यू आ जाएगी, 1/cs की वैल्यू, और 1/cs से फिर cs निकलेगा, फिर cs निकालोगे। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, 1 इसको dx ऊपर आ गया, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर के नॉट प्लस ए एक्स और 0 टू d। इसमें इंटीग्रेशन भी ध्यान देना है, इंटीग्रेशन यहां से यहां जाना है, ये d डिस्टेंस था भाई, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से d रहेंगी, 0 से d, तो लिमिट 0 से d रहेंगी, ये पॉइंट और नोट कर लेना बेटा, इसमें 0 से d लिमिट भी ध्यान रखना है। तो 1/cs इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर आएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा हो गया ना, लॉग लॉग की टर्म में आएगा, ये लॉग वगैरह की टर्म में। लेकिन देखो ये आईआईटी एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस टाइप का, जिसको करना हो वो देख लेना। इसकी इंटीग्रेशन वगैरह अच्छी लेवल की होगी ना, लॉग की टर्म में आएगी इंटीग्रेशन इसकी। इसको बाहर निकाल के जैसे 1/cs आएगा, तो 0 टू d कांस्टेंट बाहर निकाल लो, जैसे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाहर आएगा, 0 टू d dx ओवर के नॉट प्लस ए एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना हो तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर लॉग के नॉट प्लस ए एक्स ओवर ए, ये इसकी लिमिट रहेंगी भाई। इसको पुट करके सोल्व करके देख लेना, हाँ इसको सोल्व कर लेना। मेडिकल के लिए बच्चा बुक पूछ रहा भाई, ये कर लेना भाई। मेडिकल के लिए एररलेस, एररलेस कई बार बता रखी बेटा, एररलेस, एररलेस, एररलेस बुक का नाम है, बुक का नाम ही एररलेस है। यूनिवर्सल की बुक होगी शायद, यूनिवर्सल की ऐसे कुछ। मैंने ना बच्चे नेट की या आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आज से रिवीजन असाइनमेंट डालूंगा मैं, रिवीजन डीपीपी डालूंगा मैं, रिवीजन डीपीपी। आपने देखा होगा उस पर भी मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, क्या कहते हैं अपना यूट्यूब के ऊपर भी ना, यूट्यूब पे भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं रिवीजन की। दो तीन क्लास दी है, एक आज डाल दूंगा, 2 और डाल रखी है मैंने क्लासेस। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने देख भी ली होंगी, वो जो भी रिवीजन कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स की मैंने 2 वीडियो डाली उसमें यूट्यूब पर, तीसरी आज डालूंगा ग्राफ से रिलेटेड। एक मैं आपके यहाँ ऐप के ऊपर ना डीपीपी डालूंगा रिवीजन के नाम से, रिवीजन के नाम से 11th क्लास की डीपीपी, 11th क्लास की डीपीपी। और फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन वो डिस्कस करूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा उसको मैं यूट्यूब के ऊपर। तो वो डीपीपी जिसने भी रिवीजन करनी है 11th की रिवीजन करनी है, उन बच्चों के लिए काइनेमेटिक्स की डीपीपी आज अपलोड हो जाएगी। आज उसको आप करके रखो, कल मोस्ट प्रोबेबली मैं उसकी यूट्यूब के ऊपर पूरी डीपीपी को डिस्कस कर दूंगा। 20 क्वेश्चन की डीपीपी है वो, काइनेमेटिक्स की होगी। तो जिन जिन बच्चों ने रिवीजन करनी है उसको सोल्व कर लेना, डीपीपी को रिवीजन के नाम से मिलेगी आपको। जो क्रैश कोर्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा यूट्यूब चैनल, तो बताओ ना आपको, V+U का चैनल है। कुछ बच्चे नए हो तो उनको बता दो, V+U का चैनल है यूट्यूब पर, और उस चैनल पर क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको 11th रिवीजन की क्लासेस मिलेंगी, सारी की सारी जो भी रिवीजन करवाऊंगा उसमें मिलेंगी आपको।
प्लेलिस्ट में। चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं भाई, अभी इस पर ध्यान दो, बाकी बाद में करते हैं बातें। मैंने इसका कल फोर्स का फॉर्मूला निकलवाया था भाई। फोर्स का फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर वी बाई डी के माइनस वन, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था। यही आता है फॉर्मूला, देखना एक बार फॉर्मूला क्या आया था कल। ये 1/2 भी आया था साथ में, 1/2 भी आया था शायद। फॉर्मूला बताओ, यही आया था क्या आंसर? आंसर बताओ। 1/2 लिखते हैं, 1/2 देखो, ये देखो चेक करो एक बार, यही था। चलो चलिए, अब ये तो फोर्स मैंने निकलवाया था। मैंने आपसे पूछा था भाई ये बताओ इस स्लैब पे फोर्स क्यों लगेगा, इस स्लैब के ऊपर फोर्स लगेगा क्यों, फोर्स लगने का कारण बताना था। हाँ चलो, तो फोर्स लगने का कारण समझाता हूं मैं। बेटा देखो, जैसे आपने इस बैटरी को इस सेल से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी को सेल से कनेक्ट कर रखा है, तो इसकी प्लेट्स पर यहां चार्ज आएगा भाई, इसकी प्लेट्स पर। तो ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट पर चार्ज आएगा नेगेटिव, ये चार्ज आएंगे। तो इस बैटरी के कारण प्लेट्स पर चार्ज आ गया, और प्लेट्स पर जो चार्ज आएगा उसके कारण ये जो स्लैब है इसमें इंडक्शन होगा। इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा स्लैब में, इधर स्लैब के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बराबर दिखाने में कम ज्यादा 3 3 6, हाँ। तो स्लैब के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे प्लेट्स के चार्ज के कारण, प्लेट्स के चार्ज के कारण। तो ये इंडक्शन हो गया। अब ये जो प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट का पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, प्लेट का पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पहले इस पॉजिटिव प्लेट की बात कर लेता हूं मैं। तो पॉजिटिव का प्लेट इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, प्लेट का पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इस प्लेट के पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव को रिपेल करना है। इस प्लेट के नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है, और नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिपेल करना है। तो 4 फोर्स लगे, 2 तो लगे अट्रैक्टिव, ये भी अट्रैक्टिव है, ये भी अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है, ये भी रिपल्सिव है। तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो इस स्लैब के ऊपर ये 4 फोर्स लगाएगा भाई। और देखो अट्रैक्टिव ज्यादा होगा क्योंकि अट्रैक्टिव वाले नजदीक है, ये अट्रैक्टिव वाले फोर्स ही ज्यादा होंगे, रिपल्सिव वाले कम होंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स वो इस डायरेक्शन में आएगा। रिजल्टेंट फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिजल्टेंट फोर्स तो इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये वाले फोर्स ज्यादा होंगे इन रिपल्सिव से। तो ये फोर्स लगने का कारण होगा इसके ऊपर। दिस इज द रीजन कि फोर्स क्यों लगा। तो वी स्क्वायर लिख दिया बेटे, मैंने लिख दिया वी स्क्वायर आएगा। अच्छी बात आपने बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब तुम बताते हो इस तरह की चीजें। चलो अब ये फोर्स आया और रीजन आया, और दूसरा मैंने बताया कि ये फोर्स इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, क्योंकि अट्रैक्टिव वाला फोर्स ज्यादा, रिपल्सिव वाला फोर्स कम है। अब चलो एक तो बात समझ में आएगी फोर्स क्यों लगा। अब ये फोर्स की डायरेक्शन भी समझ में आई कि रिजल्टेंट इधर आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, जो कंपोनेंट वगैरह निकाल के देखोगे तो अब इसकी थोड़ी सी बात और डिस्कशन करता हूं मैं, और डिस्कशन करता हूं। ये तो फोर्स का रीजन समझा दिया मैंने। अब एक चीज और समझो बेटे आप, जैसे आपने कहा भी इस स्लैब के ऊपर इधर फोर्स आ गया, इधर फोर्स आ गया, इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया स्लैब पर। तो अगर मान लो मैं फ्रिक्शन नेगलेक्ट कर दूं, मैं फ्रिक्शन वगैरह नेगलेक्ट कर दूं, तो जैसे मैं इस स्लैब को छोड़ूंगा, जैसे मैं इस स्लैब को छोड़ूंगा, तो ये कैपेसिटर इस स्लैब को अंदर खींच लेगा। जैसे मैं स्लैब को छोड़ूंगा, अगर मैं फ्रिक्शन नेगलेक्ट कर दूं, तो ये फोर्स इस स्लैब को स्लैब के कैपेसिटर के अंदर खींच लेगा। क्या ठीक कह रहा हूं मैं? अंदर आ जाएगा ये। और जब ये अंदर खींच लेगा तो इसके देखो ये फोर्स कांस्टेंट है, पहली बात तो दिस फोर्स इज कांस्टेंट। तो जब ये स्लैब अंदर आएगी तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब स्लैब पूरी तरह यूं आ जाएगी, एक टाइम ऐसा होगा जब सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। ये मान के चलेंगे स्लैब का साइज और प्लेट का साइज बराबर है, ये स्लैब पूरी तरह फिट होगी, इतना है साइज, ना छोटा ना बड़ा, इस तरह मानेंगे आप। तो जिस टाइम स्लैब पूरी इसके अंदर आ जाएगी, कंप्लीट इसके अंदर आ जाएगी, तब नेट फोर्स 0 होगा, तब नेट फोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव सब बराबर होंगे, डिस्टेंस सबके लिए बराबर हो जाएंगे, तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर अ मोमेंट, तो स्लैब को छोड़ा, स्लैब को इस फोर्स ने खींच लिया, जब स्लैब पूरी तरह इस तरह आ गई तो उस जस्ट फॉर अ मोमेंट नेट फोर्स होगा 0।
नेट फोर्स 0, लेकिन फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन इस स्लैब के पास वेलोसिटी तो है भाई, इस स्लैब के पास वेलोसिटी तो है, क्योंकि फोर्स ने खींचा था, एक्सप्रेशन आया था, फोर्स के कारण एक्सप्रेशन आया था, उसके कारण वेलोसिटी आई थी, उसके कारण ही तो अंदर आई है स्लैब। तो जब ये पूरी फिट होगी इसमें, बिल्कुल सेंटर में आएगी, तो फोर्स होगा 0, लेकिन ये रुकेगी नहीं, ये अपनी वेलोसिटी के कारण आगे निकलेगी। जैसे वेलोसिटी के कारण आगे निकलेगी, जैसे सिचुएशन मान लो आगे क्रॉस कर गई, सेंटर से आगे चली गई, सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई, इस तरह की सिचुएशन होगी, ये इधर जाने लग रही है, लेकिन जैसे ही सेंटर से आगे निकलेगी तो फोर्स फिर पीछे लगेगा, फोर्स फिर अंदर की तरफ लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएंगे रिपल्सिव के कंपैरिजन में, फिर अंदर होगा, फिर स्लैब कहीं जाकर रुकेगी, एक बार रेस्ट में रुकेगी, हो जाएगी, और ये फोर्स इसको वापस खींच लाओगा, फोर्स फिर इसको वापस खींच लाओगा, फिर ये स्लैब इधर आओगी, फिर सेंटर को क्रॉस करके इधर जाएगी, जैसे सेंटर से निकलेगी फिर फोर्स वापस खींच लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्लैब को थोड़ा सा अंदर डाल, जैसे मैंने डाल रखा है, इसको अंदर डाल के कुछ पोर्शन इसका अंदर इंसर्ट कर दिया जाए, स्लैब का कुछ पोर्शन इसका अंदर इंसर्ट कर दिया जाए जैसे दिखा रखा है, और उसके बाद छोड़ दो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दो, तो ये स्लैब वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी, द स्लैब विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो स्लैब विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटरी मोशन होगी स्लैब के अंदर। चलो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन होगी, अगला क्वेश्चन यही था, मैंने यही समझा दिया, जैसे ये देख रखा है इसने, डिस्कस द मोशन ऑफ स्लैब, डिस्कस द मोशन ऑफ स्लैब, तो स्लैब की मोशन डिस्कस करें, उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, तो आप क्या कहोगे, मोशन विल बी वाइब्रेटरी, द स्लैब विल वाइब्रेट, एक बार थोड़ा सा अंदर इंसर्ट करके छोड़ दो, तो स्लैब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, इस तरीके से वाइब्रेट करेगी भाई, तो वाइब्रेटरी मोशन करेगी, ये लिख लेना इसके साथ, बिल्कुल सोनल। लेकिन अब क्वेश्चन ही आएगा, चलो एक चीज और बताओ मेरे को, वाइब्रेटरी तो होगी भाई, फोर्स इस पर ये लगा, आपने बताया मेरे को फोर्स इज एप्सिलॉन एल वी स्क्वायर बाई 2d के माइनस 1, ये आपने मेरे को फोर्स बताया, लेकिन मुझे बताओ ये जो मोशन है वाइब्रेटरी तो है, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी भाई, क्या ये एसएचएम करेगी, एसएचएम बताओ होगी कि नहीं होगी, वाइब्रेटरी तो है, लेकिन क्या एसएचएम भी है, बताओ मुझे डिस्कस करके। ये बच्चे कह रहे हैं एसएचएम नहीं होगी, और आंसर है एसएचएम नहीं होगी, एसएचएम नहीं होगी भाई, एसएचएम नहीं होगी, आपने ध्यान नहीं दिया, ये देखो फोर्स, एसएचएम के लिए एफ शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए था, एसएचएम के लिए ये कंडीशन बननी चाहिए थी, क्या ये कंडीशन यहां बन रही है, नहीं बन रही, अगर ये कंडीशन नहीं बन रही तो एसएचएम नहीं होगी, तो वाइब्रेटरी होगी, एसएचएम नहीं होगी, नहीं कर रहा ना, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्स, इसका कितना पार्ट अंदर है फोर्स उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्स तो आया ही नहीं इसमें, सेंटर पर जाकर 0 है बस, बाकी तो हर जगह कांस्टेंट फोर्स है, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो एसएचएम की कंडीशन नहीं बन रही, तो ये होगी मोशन की बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, ये देखो, अब ये क्वेश्चन समझाता हूं मैं, फिर आप मेरे को आंसर बताना, आप, मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं, इसमें ना ये सोचो भी ये दो स्लैब है, किस्म से दो स्लैब है, या ये बोलो एक ही स्लैब के दो पार्ट हैं, कंपोजिट स्लैब भी कह सकते हैं, कंपोजिट स्लैब, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ये आपस में चिपकी हुई है स्लैब, एक ही स्लैब के दो पार्ट मान लो, समझाना आसान हो जाएगा, तो एक ही स्लैब के दो पार्ट है, इसका इस पोर्शन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, अब इस इधर से पोटेंशियल V1 लगाया, इधर से V1 V2, और ये स्लैब है इक्विलिब्रियम में, दिस स्लैब इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये स्लैब इक्विलिब्रियम में है तो ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ V1 बाय V2, V1 बाय V2 की रेशियो बताओ, V1 बाय V2 की रेशियो, इस स्लैब के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इस स्लैब के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इस कैपेसिटर की प्लेट इसके ऊपर फोर्स लगाएंगी, इस कैपेसिटर की प्लेट इसके ऊपर फोर्स लगाएंगी, दोनों फोर्स बैलेंस करने हैं, दोनों फोर्स हमने बैलेंस करने हैं, F1 और F2 बैलेंस करने हैं बस, तो कुछ नहीं है, तो F1 क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट L V1 स्क्वायर बाय 2d K1 माइनस 1, और F2 क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट L V2 स्क्वायर ओवर 2d K2 माइनस 1, ये आएगा, दोनों फोर्स बैलेंस करना और कुछ नहीं करना, फोर्स बैलेंस करो, ये वाली टर्म कट गई इसमें, ये वाली टर्म कट गई, तो यहां से V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर, ये आ गया K2 माइनस 1 ओवर K1 माइनस 1,
तो V1 बाई V2 ये आ गया रूट ऑफ K2 माइनस वन ओवर K1 माइनस वन, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम बताना मुझे, तुम बताना इसको। देखो क्या है, फाइंड द मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक, इसका मास बताना मुझे, इसका मास। इफ दिस स्लैब इज इन इक्विलिब्रियम, इफ स्लैब इज इन इक्विलिब्रियम, हैंगिंग मास बताओ, हैंगिंग मास। सिंपल, जैसे इस पर फोर्स इधर लगेगा एक अंदर की तरफ कैपेसिटर के कारण, तो mg को एप्सिलॉन नॉट एल वी स्क्वायर के माइनस वन ओवर 2d, इससे इक्वेट कर दो। mg के बराबर रख दो फोर्स को, mg के बराबर रख दो। देखो ना इधर ये फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, यहाँ इसका वेट, ये नीचे चलाने की कोशिश कर रहा होगा, ये रोकने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये फोर्स और ये mg बैलेंस होने चाहिए, ये फोर्स और mg बैलेंस होना चाहिए बस। अच्छा, एक थ्योरेटिकल आर्टिकल करवा दूं तुम्हें, पहले क्वेश्चन से पहले थ्योरेटिकल आर्टिकल करवा दूं, एक थ्योरेटिकल आर्टिकल करवाता हूं तुम्हें, थ्योरेटिकल आर्टिकल। एक आप लिखो कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल ये लिखो भाई, ये आर्टिकल करवाता हूं। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर, कॉमन पोटेंशियल के ऊपर न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। पहले ये करवाता हूं मैं, पहले इसका स्टेटमेंट समझो, फिर छोटी छोटी सी डेरिवेशन है इसकी। कॉमन पोटेंशियल से मतलब क्या, पहले वो समझो बेटा। देखो मान लो हमारे पास ये दो कैपेसिटर हैं, ये दो कैपेसिटर हमारे पास हैं, और हमने इन कैपेसिटर की चार्जिंग कर रखी है। मान लीजिए हमने इनकी चार्जिंग की कर रखी है, और जैसे इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। मान लो हमारे पास दो हैं कैपेसिटर जो चार्ज कर रखे हैं सेपरेटली, हमने पहले चार्ज कर लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो ये दो कैपेसिटर हमारे पास चार्ज हैं, देखो शुरू में कई बार ऐसा भी हो सकता है न्यूमेरिकल के तौर पर, एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो। शुरू में मैं दोनों को चार्ज मान रहा हूं, पहले मैं दोनों को चार्ज मान रहा हूं, क्वेश्चन के तौर पर एक चार्ज हो सकता है एक अनचार्ज भी हो सकता है, वो आगे डिस्कस करूंगा, पहले बेसिक थ्योरी समझो। तो जैसे दो कैपेसिटर हमने चार्ज कर रखे हैं, और एक का किसी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसी दूसरे का पोटेंशियल कम होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कैपेसिटर को ना आपस में कनेक्ट करेंगे, इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। जैसे ये इसकी पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, मान लो मैंने इनको यूं जोड़ दिया, यूं कनेक्ट कर दिया, पहले चार्जिंग कर दी, फिर आपस में इनकी पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट जोड़ दी, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ दी। तो जब आप इन कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करोगे ना, तो हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से, हायर पोटेंशियल वाले से लोअर पोटेंशियल वाले की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होगा, हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होगा। मतलब एक कैपेसिटर चार्ज देगा और दूसरा चार्ज ले लेगा, इसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज, ये चार्ज को शेयर करेंगे। हायर पोटेंशियल वाला चार्ज देगा और लोअर पोटेंशियल वाला चार्ज लेगा, और वो दोनों चार्ज तब तक शेयर करते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो ये चार्ज को शेयर करना बंद कर देंगे, और वो जो इक्वल पोटेंशियल ये एक्वायर करेंगे, जो ये इक्वल पोटेंशियल एक्वायर करेंगे, उस इक्वल पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। दैट इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, उसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो मान लीजिए इनका कॉमन पोटेंशियल होगा V, कुछ टाइम के बाद कॉमन पोटेंशियल V हो गया। तो कुछ शुरू में अलग अलग पोटेंशियल थे, आपने कनेक्ट कर दिए, हायर पोटेंशियल वाला चार्ज देगा, लोअर पोटेंशियल वाला चार्ज देगा, और चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि चार्ज दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जैसे पोटेंशियल इक्वल होगा फिर चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, और वो जो इक्वल पोटेंशियल है उसी इक्वल पोटेंशियल को नाम दे दिया कॉमन पोटेंशियल। और ये जो प्रोसेस होगा ना, जब चार्ज को ये शेयर करेंगे, तो एक का जितना चार्ज घटेगा दूसरे का उतना चार्ज बढ़ेगा, कोई चार्ज वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि चार्ज खत्म हो जाएगा, एक का कम होगा दूसरा का बढ़ जाएगा, बस इतना फर्क है। हाँ, एनर्जी जरूर खत्म होगी, यहाँ खत्म होगा मतलब वेस्ट होगी, खत्म तो नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट होगी हीट वगैरह की फॉर्म में। जब चार्ज को शेयर करेंगे ना, तो दोनों कैपेसिटी की टोटल एनर्जी है जो है ना, वो घटती है, एनर्जी घटती है इस प्रोसेस में, बट चार्ज ना घटता ना बढ़ता। एनर्जी क्यों घटती है? क्योंकि जब चार्ज एक से दूसरे पे जाएगा, तो चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो करंट आता है, करंट आता तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के कारण एनर्जी का लॉस होगा। रेडिएशन बोलो या हीट बोलो, उसमें एनर्जी का कुछ न कुछ लॉस होगा, वो भी निकालना हमने। पहले हम कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, एनर्जी का लॉस भी पूछेगा आपसे, तो कॉमन पोटेंशियल पहले समझ में आना चाहिए। कॉमन पोटेंशियल निकालने का आसान सा तरीका है,
कॉमन पोटेंशियल निकालने का आसान तरीका यह है कि दोनों का टोटल चार्ज जो है ना उसको कंजर्व कर दो, दोनों के टोटल चार्ज को कंजर्व कर दो, बस टोटल फाइनल और टोटल इनिशियल चार्ज कंजर्व करना है, वहां से आपके पास इस v की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल फाइनल चार्ज देखो, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, दोनों का मिला के टोटल चार्ज देखना है, इसका C1v प्लस C2v दोनों का फाइनल टोटल चार्ज, दिस इज द फाइनल टोटल चार्ज C1v प्लस C2v v इनिशियल टोटल चार्ज के बराबर रख दो। इसका इनिशियल चार्ज है C1v1, इसका चार्ज है C2v2, बस चार्ज कंजर्व कर दो। देखो यहां से v आ जाएगा, v कॉमन लेके, तो v कॉमन लेके v की वैल्यू आ जाएगी C1v1 प्लस C2v2 ओवर C1 प्लस C2, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। एनर्जी लॉस, डिस्चार्ज नहीं, एनर्जी लॉस होगा बेटे हीट की फॉर्म में, एनर्जी लॉस बोलते हैं उसको। तो ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई आपके पास, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर कॉमन पोटेंशियल। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखूं तो क्या है ये क्या है, दिस इज टोटल चार्ज, दिस इज टोटल चार्ज, ये क्या है टोटल कैपेसिटी, ये है टोटल चार्ज और ये है टोटल कैपेसिटी, वहां से कॉमन पोटेंशियल निकाला जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि हमने करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, इनिशियल टोटल चार्ज और फाइनल टोटल चार्ज कंजर्व कर दो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज ना क्रिएट होता ना चार्ज का लॉस होता, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, वो कंसेप्ट इसमें लगाना आपने। डेफिनेशन नहीं बताई मैंने, डेफिनेशन तो कुछ है नहीं ना, डेफिनेशन तो केवल इतनी सारी है कि भी दो कैपेसिटर अलग अलग पोटेंशियल पे थे, दो कैपेसिटर अलग अलग पोटेंशियल पे थे, आपस में कनेक्ट कर दिए, तो कुछ देर के बाद उनका पोटेंशियल इक्वल हो गया, जो वो इक्वल पोटेंशियल हो गया उस इक्वल पोटेंशियल का नाम कॉमन पोटेंशियल है। दो कैपेसिटर अलग अलग पोटेंशियल पे थे, आपस में कनेक्ट कर दिए, चार्ज को शेयर किया उन्होंने, कुछ देर के बाद दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, उस इक्वल पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल बोल दिया, इतनी सी बात है। चार्ज बाय कैपेसिटी, बिल्कुल ये टोटल चार्ज है और ये टोटल कैपेसिटी। एक बात और सुन लो अगर याद रख पाओ तो, देखो इसमें मैंने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट की, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया, ये आंसर आया। लेकिन क्वेश्चन के लिए एक चीज और बता दूं, क्वेश्चंस के लिए अगर मान लो ऐसा दे देना, कई बार ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चंस में, ये पॉजिटिव है इसकी, ये नेगेटिव है, ये इसकी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये यूं जोड़ दें, उल्टा जोड़ दें, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव से, इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से, फिर कॉमन पोटेंशियल निकालना हो, फिर कॉमन पोटेंशियल निकालना हो, तो वो बनेगा भाई C1v1 माइनस C2v2 ओवर C1 प्लस C2। ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। उल्टा कनेक्ट करके आओ तो नीचे ऊपर ना माइनस का निशान आ जाएगा, ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा। बस सुनिए एक बात और सुनिए, सुनो सुनो सुनो, सुनो। इसमें ना जैसे एक बच्चे पूछ रहा है कि C1v1 माइनस C2v2 करना है या C2 माइनस C1 भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, मैं भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है बेटे, वो डिपेंड करे कौन सा ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इसमें से माइनस कर दो, अगर ये ज्यादा है तो इसमें से माइनस कर दो, ठीक है ना, जो सा ज्यादा उसमें से माइनस कर दो, जो सा भी ज्यादा है, जो ज्यादा उसमें से माइनस कर दो। क्लियर? ये कॉमन पोटेंशियल समझ में आया होगा, आसान है बिल्कुल। लॉस ऑफ एनर्जी भी निकलवाऊंगा मैं, अभी एक बार इसकी बात कर दूं कॉमन पोटेंशियल की। बेटा जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड, इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है, इसका पोटेंशियल है मान लो 100 वोल्ट, 100 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। दूसरा कैपेसिटर है मेरे पास, इसकी कैपेसिटी है बेटा 3 माइक्रोफैराड और इसका पोटेंशियल है बेटे मान लो 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ये कहता भाई हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दी, नेगेटिव से नेगेटिव, देख लेना क्वेश्चन के अंदर क्या देता है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ दिया। ये कहता फाइंड दी इक्वल पोटेंशियल अक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर्स, इक्वल पोटेंशियल निकालो, कॉमन पोटेंशियल निकालो। तो कॉमन पोटेंशियल निकालना मुझे, तो भाई अभी फॉर्मूला लिखा था C1v1 की जगह ये वैल्यू भर दूंगा, 2 × 10⁻⁻6 × 100 प्लस 3 × 10⁻6 × 200 डिवाइड बाय 2 × 10⁻6 प्लस 3 × 10⁻6। मैं -6 ना भी लिखता ना पावर तो भी काम चल जाता, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं
ऊपर नीचे पावर कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर नीचे पावर कैंसिल हो जाएंगी, 10 की पावर। तो कॉमन पोटेंशियल आएगा 200 प्लस 600 डिवाइड बाय 5, तो 800 बाय 5, 16 पंजे 80, ये कॉमन पोटेंशियल आ गया भाई। 160 वोल्ट, बिल्कुल सही 160 वोल्ट। 10 की पावर -2 कैसे आएगी बेटे, माइक्रो में है ना, 160 वोल्ट आंसर आएगा, 160 वोल्ट। कंप्लीट डीपीपी मैं कल सोल्व करवाऊंगा भाई। ये कैपेसिटर वाले करवाऊंगा, कैपेसिटर वाले करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, वो दूसरी करवाऊंगा। काइनेमेटिक्स वाले जो डीपीपी है ना, काइनेमेटिक्स वाले जो डीपीपी, वो तो यूट्यूब पे सोल्व करवाऊंगा।